जय हिंद दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत करते हैं और ये एक मास्टर वीडियो है और आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि यह प्रीवियस क्वेश्चन एक टॉपिक के साथ कंप्लीट किए जा रहे हैं और आप इस टॉपिक में बात किया जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सभी एक ही वीडियो में आपको दे दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों 1 से लेकर 5 और आपको 6 से लेकर 8 तक सारा क्वेश्चन एक टॉपिक के साथ कंप्लीट कर दिया गया है ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल सकेगा। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यह कब आया था? यानी एनसीएफ जो है 2005 के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एनसीएफ कब आया था? तो 2005 में आया हुआ था। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण होती है? गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण होती है? और यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कारण है कि गलतियां महत्वपूर्ण होती है? विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बात करते हैं दूसरे नंबर, यह एक अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध करता है। तीसरा नंबर बात करते हैं, यह बच्चों के विचार और अंतर्दृष्टि उपलब्ध करती है और समस्याओं को पहचानने में सहायता करती है। हाँ, यही बात सही है दोस्तों, लेकिन चौथा नंबर ऑप्शन देख लीजिएगा, यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए स्थान दिया उपलब्ध करती है। यह एनसीएफ जो है बता रहा है कि गलतियों को महसूस करना यानी गलतियों के कारण महत्वपूर्ण किस लिए होता है, गलतियाँ क्यों इसलिए महत्वपूर्ण बनाया जाता है। तो इसलिए आपको यह बताया गया है कि बच्चे अपने विचार को अंतर्दृष्टि यानी अपने मन से यानी उनकी उपलब्धता कर सकें और समाधानों की पहचान में सहायता कर सके। इसलिए गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है और एनसीएफ भी एक गलतियां महत्वपूर्ण स्थान भी मानता है। इसको बुराई के स्तर पर नहीं देखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपना समझ किससे प्राप्त किया है दोस्तों? ये मानववाद से नहीं, व्यवहारवाद से बिल्कुल नहीं, यह रचनावाद से प्राप्त किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो है अपना समझ जो है रचना रचनावाद यानी रचनात्मक तरीके से यह जानकारी हासिल किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुछ बालकों को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, कुछ बालकों को वस्तुओं को देखने में समस्या है, उनका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? यानी जिन व्यक्तियों को जिन बच्चों को वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एनसीएफ के आधार पर उनका एडमिशन किस विद्यालय में होना चाहिए? तो यह समावेशी कक्षा के अंतर्गत में उसका बच्चा का एडमिशन होना चाहिए। किस विद्यालय में दाखिला होना चाहिए? समावेशी कक्षा के अंतर्गत में उसका एडमिशन करा देना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहन करता है? एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है दोस्तों? यह समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन करता है। समावेशी शिक्षा को जो है यह शिक्षा प्रणाली एनसीएफ प्रोत्साहित करता है। एकीकृत आपको नियमित विशेष रूप से नहीं करती है, यह समावेशी रूप से इसको प्रोत्साहित करता है। इसका डिस्कशन पढ़ना जरूरी है। एनसीएफ शिक्षण प्रणाली के तहत सभी विद्यार्थियों को समानता के आधार पर शिक्षा दी जाए और उनके सुझाव के अनुसार किसी भी बालक के उनके मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर और सामाजिक स्तर पर से भिन्न नहीं की जाए और सभी विद्यार्थियों को एक साथ विद्यालय में शिक्षा दी जाए, जिसे समावेशी शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसी को समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धर्म और संस्कृति विविधता को माना, स्त्रियों के प्रति समान और जिम्मेदारी की दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन और वृत्तांत चित्र और फिल्मों को एकीकृत करना और दिखलाना जिनके माध्यम से न्याय और शांति में वृद्धि को सुझाया गया है, ताकि उसको क्या हो जाएगा, ताकि क्या होगा, शांति की शिक्षा दी जाए और मूल्यों की शिक्षा दी जाए या नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके
यही बात बिल्कुल नहीं, उनके नैतिक यहाँ पर नागरिकता की शिक्षा यहाँ पर नहीं हो सकता है, यानी मूल्य को शिक्षा दी जा सके, है ना? ऐसे प्रोग्राम का आयोजित जो किया जाता है, इनके नैतिक मूल्यों को समझा जा सके, मोरल एजुकेशन, मोरल डेवलपमेंट उन बच्चों में हो सके, इसलिए ऐसा प्रोग्राम किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। किस रूप में समर्थन दिया गया है कि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुविधा महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछा न छूटे। तीसरी बात क्या है, बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित हो, उपयुक्त में से सभी। यह एनसीएफ 2005 जो है उपयुक्त में से सभी यह बात फॉलो करता है, यह बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर बात करें एनसीएफ 2005 बहुभाषा को एक साधन के रूप में समर्थन करती है, उसके कारण वे निम्न कारण है। बालक स्वयं की सुरक्षा महसूस करे, मातृभाषा को विकसित करे, बालों को भाषा संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े, बालकों के आत्मविश्वास की वृद्धि हो सके और समय की बचत हो सके। इन सारी चीज़ों के चलते बहुभाषा जो है संसाधन के रूप में ये समर्थन करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? किसे सूचीबद्ध किया गया है? ये जो है शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसको सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन नंबर की बात करते हैं, महिला के प्रति आदर और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। आगे ऑप्शन देखते हैं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जा सके, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा सके। शांति शिक्षा के बारे में पूछा गया, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके। यह एनसीएफ में जो है शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जा सके, इसलिए आपको बताया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। क्या बातचीत की है? एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। किस पर बातचीत की गई है? ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए जो है सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ये बिल्कुल सही बात है, शिक्षा का विकास किया जाए और शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, यही बातचीत किया गया है एनसीएफ 2005 में। अगले बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ज्ञान को विकसित किया जाए, शिक्षण के सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए और पाठ्यक्रम सरल किया जा सके। ये एनसीएफ 2005 में यही बातें किया गया है और इन बातों पर आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। गुणवत्ता आयाम पर सबसे अधिक एनसीएफ में बल दिया गया है, तो आपको बताना है किस पर बल दिया गया। भौतिक संसाधन, शिक्षा अभिप्रेत अध्यापक पर बिल्कुल नहीं है। बालकों के लिए शिक्षा के संदर्भ में संचित अनुभव नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा गुणवत्ता आयाम पर पूछा गया है, तो बालकों के लिए संरचित है, सॉरी हाँ, यहाँ पर बात है संरचित यानी रचनात्मक अनुभव, यहाँ पर संरचित दे दिया है क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए। इसी को रचनात्मक अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार हो, ये बालकों को रचनात्मक अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार हो, यही गुणवत्ता पर आयाम पर बल दिया गया है। ये बिल्कुल बात सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाव दिया गया है? दोस्तों, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। कक्षा 10 की परीक्षा कैसी हो? तो ये आपको कक्षा 10 की परीक्षा जो है, कक्षा 10 की परीक्षा का है ऐच्छिक होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीएफ 2005 मार्गदर्शित सिद्धांत नहीं है, बताइए कि इसमें 2005 के कौन सा सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन को जोड़ना, ये बिल्कुल है दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा है, निगेटिव पूछ रहा है। पढ़ाई को रटंत
प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। बिल्कुल ये बात आपको एनसीएफ में कही गई है। पढ़ाई को जो है रटंत विद्या से मुक्त करिए। अंग्रेजी शिक्षा में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना चाहिए, यही बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें से नहीं पूछा गया। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं देना चाहिए। बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर उपलब्ध करना चाहिए, यानी बहुमुखी या चहुमुखी विकास करना चाहिए, मातृभाषा में उसको शिक्षा देना चाहिए, ये बात बताई गई थी। एनसीएफ 2005 में संतुष्टियों के संबंध में वह कौन सा कथन सही नहीं है, बताएंगे कि इसमें कौन से संतुष्टियां जो है आपको इसमें सही नहीं है, एनसीएफ के बारे में बताया गया है। विश्वविद्यालय को राजनीतिक से मुक्त रखना, यही आपको नहीं रखा गया, यही आपको गलत है। विश्वविद्यालय में राजनीति से मुक्त रखना। बाह्य ज्ञान के जीवन से जुड़ना बिल्कुल सही है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्य को सम्मान करना, परीक्षाओं को लचीलापन करना, ये ही बिल्कुल सारा चीज सही है, लेकिन ये आपको गलत है। यहाँ पर बात करते हैं एनसीएफ के द्वारा है संतुष्टियां जो किया गया था, ये बात प्रस्तुत की गई थी। ज्ञान को बाहरी जीवन को जोड़ना, प्रजातांत्रिक मूल्य को सम्मान करना, परीक्षाओं को लचीलापन करना, सतत व्यापक मूल्यांकन करना, समावेशी शिक्षा देना, ये आपको याद रखेंगे। एनसीएफ के प्रमुख बातें बताया गया है, एक बार और समझ लेंगे। शिक्षा को बाह्य ज्ञान से जोड़ना, प्रजातांत्रिक मूल्य को सम्मान करना, परीक्षाओं को लचीलापन करना, सतत व्यापक मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, यह एनसीएफ 2005 का बात कही गई थी। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा एनसीएफ के द्वारा 5 के अंतर्गत में परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो ये सुधार परीक्षा सुधार में बता रहा है कि ये सुझाया गया है। खुले परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, समूह कार्य मूल्यांकन, उपयुक्त में से सभी, ये बिल्कुल बात ये सुझाया गया है कि खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन कीजिए और समूह कार्य मूल्यांकन होना चाहिए। इस प्रकार जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। नहीं, डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। तो जब एनसीएफ के अनुसार परीक्षा सुधार में होता है सतत और निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, है ना, सतत और निरंतर मूल्यांकन व्याकरण जो है एनसीएफ जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर उपयुक्त में से सभी दिया गया, कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से वो कौन सा भाग शामिल नहीं है? एनसीएफ में कौन सा भाग शामिल नहीं किया गया है? इसमें निगेटिव पूछा गया है। बाहरी शिक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, यही आपको बाहरी शिक्षा परीक्षाओं को आयोजन करना, यही हम लोग नहीं पढ़े हुए थे, गलत हो गया। रटने महत्व को नहीं देना, स्थान उसको नहीं देना, पुस्तकों को इतर ज्ञान प्राप्त करना, मतलब कि पुस्तकों से इतर मतलब दूसरा भी ज्ञान कर सकते हैं, पुस्तकों से बाहर भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। ज्ञान को वास्तविक जीवन को जोड़ना, यही आपको एनसीएफ की बात था, लेकिन बाहरी परीक्षा का आयोजन करना ये गलत बात था। बात किया गया 5 मूल आधार जो सिद्धांत दिया गया एनसीएफ के 5 मूल बुधा सिद्धांत याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं ज्ञान को स्कूल से बाहर का जीवन से जोड़ना, ज्ञान को जो है स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ना और पढ़ाई रटन प्रणाली को मुक्त करना और सुनिश्चित करना है, ये बिल्कुल बात सही था एनसीएफ की। और पाठ्याचार्य को इस तरह संदर्भ करना कि बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए बजाय उनके इस पाठ पुस्तक को केंद्रित बनाकर रह जाए। चौथा बात किया गया था शिक्षा के उपेक्षा अधिक लचीलापन और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये बात किया गया था आधारभूत संरचना में एनसीएफ में। बात किया गया ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत में राष्ट्रीय चिंता समाहित है। वो उपयुक्त में से सभी जो है आपको राष्ट्रीय पाठ में यह आधारभूत संरचना रखा गया है और इन सारी चीज बातों को याद रखेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार और याद रखेंगे, ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन को जोड़ना, रटंत विद्या को मुक्त करना और सुनिश्चित करना, पाठ्याचार्य को इस संवर्धन करना है कि बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए बजाय उनके वह पाठ पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। चौथा बात किया गया था परीक्षा के अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा के गतिविधियों को जोड़ना, ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत में राष्ट्रीय चिंताएं समाहित होनी चाहिए। तो ये जो है बातें आपको याद रखेंगे, एनसीएफ के महत्वपूर्ण आधार सिद्धांत बताया गया था। एनसीएफ 2005 की संतुष्टियों के आधार पर बताना है
संतुष्टियों के आधार पर कक्षा 1 कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका करना चाहिए। कैसे मूल्यांकन करना चाहिए? तो ये जो है लिखित नहीं होना चाहिए, मौखिक नहीं, लिखित और मौखिक दोनों नहीं होने चाहिए, प्रक्षेप के आधार पर होने चाहिए। किस आधार पर होनी चाहिए? एनसीएफ के द्वारा जो है संतुष्टि कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? प्रक्षेप के आधार पर होना चाहिए, प्रक्षेप के आधार पर होने चाहिए दोस्तों। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। एनसीएफ 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। भाषा के लिए क्या ऐसे निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, बहुभाषा, ये 3 भाषा निहित है। एनसीएफ में 3 भाषा को सुझाव किया गया है। त्रिभाषा फार्मूला, एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा फार्मूला को लागू करना का पुनः सुझाव दिया है। इसमें आदिवासी भाषा सहित बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति देने पर जोर किया है। इसी को त्रिभाषा फार्मूला बोलते हैं, एनसीएफ को त्रिभाषा फार्मूला। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुविधा दाता के रूप में होना चाहिए। ये सुविधा दाता के रूप में होना चाहिए, सुविधा दाता के रूप में होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। अपने स्वभाव में डैश और डैश है। क्या है दोस्तों? सक्रिय और सामाजिक है। अधिगम जो है अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। इसमें बात किया गया सिद्धांत के मार्गदर्शी सिद्धांत में, एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत की बात करते हैं दोस्तों। विद्यालय को स्कूल के बाहरी जीवन को जोड़ना, पढ़ाई के रटन विद्या से मुक्त कराना है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, कक्षा रूम में गतिविधियों को जोड़ा जाए, कक्षा कक्ष को जो गतिविधियों को जोड़ा जाए। ये जो स्पष्ट है, ये सक्रिय स्वभाव में ये सारी चीज बात आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीएफ के संबंध में निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन सही है? एनसीएफ के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, आपको बताना है क्या सही है। वह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। संवैधानिक संशोधन नहीं है, एक जो है एक संवैधानिक संशोधन, विद्यालय के लिए एक संवैधानिक संशोधन है। आगे बढ़ते हैं। यह एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुष्टियां प्रस्तुत करता है। यहाँ बिल्कुल बात सही है दोस्तों, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है, भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुष्टियां प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनल करिकुलम फ्रॉम फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोला जाता है, जिसे एनसीएफ इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। एनसीएफ 2005 की संतुष्टियों के अनुसार कक्षा 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन होना चाहिए। तो प्रक्षेप के रूप में होता है, प्रक्षेपण के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होता है? प्रक्षेपण के रूप में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्र एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? सम्मिलित भाग नहीं किया गया है। तो बाहरी अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, यही आपको नहीं किया गया, यही गलत हो गया। रटने पर प्रदान नहीं किया गया है। विद्या जो है पुस्तक को इतर ज्ञान होना चाहिए, जो बल दिया था, लेकिन ज्ञान को वास्तविक जीवन को जोड़ना, ये भी बात किया गया था। लेकिन बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना ये गलत बात है, एनसीएफ ने नहीं बताया हुआ था। एनसीएफ 2005 की संतुष्टियों के बाद संतुतियों के जो है संबंध में वो कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बात करते हैं। विद्यालय में राजनीतिक से मुक्त करना, यही आपको बिल्कुल गलत हो गया। बाहरी ज्ञान से जुड़िए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, परीक्षाओं को लचीलापन बनाना चाहिए, ये एनसीएफ की बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को अंक का ज्ञान देना चाहिए, गणित के प्रति रुचि पैदा करनी, बच्चों को तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास होना चाहिए। यही आपको तार्किक चिंतन और समस्या यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग योग्यता का विकास करना ही आपको गणित ये बताता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्याचार्य ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक से के ज्ञान
को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा को पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? और ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की पृष्ठ संख्या इस पृष्ठभूमि के एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होगी? तो क्या होगा दोस्तों? बच्चों को अपनी क्षमता यानी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चे को जो है समझ और अपने ज्ञान को जो है उसको अवसर प्रदान करना चाहिए। यही आपको जो है बताया गया था, राष्ट्रीय एनसीईआरटी में बताया गया था। अगले क्वेश्चन अब आप बात करते हैं दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में आता है। और रीट जो आया था आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन 2009 में आता है। राइट टू एजुकेशन इसे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये होगा दोस्तों, ये 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को, ये किस बच्चों को? दिव्यांग बच्चों को जो है याद रखेंगे, या 6 से 18 वर्ष तक के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये जो है आरटीई 2009 ये बताता है दिव्यांग को निःशुल्क शिक्षा कितने उम्र से शुरू होता है, कितने वर्ष तक? आपको 6 वर्ष से, याद रखेंगे 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, याद रखेंगे 6 से 18 वर्ष के बच्चों को ये जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी है, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 के समान बच्चों के लिए जो है, आपको समान बच्चों के लिए 6 से 14, लेकिन आपको जो है 2 वर्ष आपको जोड़ दीजिएगा। दिव्यांग के लिए 18 वर्ष, 14, 15, 16, 17, 18, 4 वर्ष में जोड़ना है ना? कितना है वर्ष? तो 4 वर्ष जोड़ना है, सॉरी। तो इसमें 4 वर्ष और जोड़ दीजिएगा। दिव्यांग के लिए आपको 4 वर्ष और जोड़ दीजिएगा, ये आपको हो जाएगा। दिव्यांग के लिए जो है 4 वर्ष जोड़ा दिएगा। 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन ये समान बच्चों को जो है 6 से 14 वर्ष है ना, अनिवार्य किया गया है। लेकिन 1 अप्रैल को, याद रखिए, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी जगह लागू हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? किसका वकालत करता है दोस्तों? एकीकृत शिक्षा या पृथकीकृत शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षण या समावेशी शिक्षा के बारे में बताता है। तो ये बताता है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के बारे में बताता है। शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 किसका वकालत करता है? ये समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। समावेशी शिक्षा यानी सभी को शिक्षा का वकालत करता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, शिक्षा का अधिकार एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2010 में ये प्रभावित हुआ था। शिक्षा का अधिकार एक्ट जो है कब ये जो है प्रभावित हो गया था? 2010 से प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लेख की समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? शिक्षा आधारित मानवतावादी परिक्षेप पर आधारित है। शिक्षा आधारित मानवतावादी परिक्षेप पर आधारित है। ये शिक्षा अधिकार 2009 जो आया हुआ था और 10 में जो है इसको लागू कर दिया गया था देश में। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में कौन सा अवधारणा निम्नलिखित में से आधारित है? अधिकार आधारित मानववादी परिक्षेप है। अधिकार आधारित मानववादी परिक्षेप है। चलिए ऑप्शन, इसमें और कुछ ऑप्शन देखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, अशक्त बच्चों के मुख्यधारा में शामिल करना, ये बिल्कुल बात है। व्यावसायिक शिक्षा का व्यवहारवादी सिद्धांत आपको ये भी गलत हो जाएगा। अशक्त बच्चों के लिए प्रति सहानुभूति अभिवृद्धि करना, अशक्त बच्चों के लिए प्रति एक सहानुभूति नहीं होता, एक सहानुभूति, ये बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों। अधिकार आधारित मानववादी परिक्षेप, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। समावेशी शिक्षा का अधिकार 2009 में बताया गया था। अगले क्वेश्चन पर आइए, संविधान के किस संशोधन के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें
संविधान सूचना 2002 में शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में इसको रख दिया गया, जिसमें आर्टिकल 21 को एक नया खंड जोड़कर आर्टिकल 21 के ए बना दिया गया, जिसमें मौलिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों। और इस शिक्षा के अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य उपलब्ध कराएगी। ये बातें याद रखें। शिक्षा का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 के ए में है। और सभी बच्चों के लिए जो है आपको 6 से 14 वर्ष, और लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष इसको उम्र सीमा तय किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद यानी कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। ये बिल्कुल गलत हो गया। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, ये भी कट गया, ये भी नहीं बात होगा। आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार जो है अधिक समजातीय है, ये बिल्कुल है। शिक्षा का अधिकार 2009 क्रियान्वित रूप से कक्षा का जो होता है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बालकों को मुफ्त शिक्षा जो दिया जा रहा है, तो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया है? बताइए किस पर ध्यान नहीं दिया है? अध्यापक को प्रशिक्षक की सुविधा प्रदान करना, सही बात है। अध्यापक को जो है उसको ट्रेनिंग की सुविधा देना चाहिए, ये बिल्कुल बात था। घुमंते बालकों को प्रवेश को सुनिश्चित कराना, इसमें दिया है कि हाँ भैया जो बालक घूम रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, उसको शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ना है। बात करते हैं एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। एकेडमिक जो है एकेडमिक रूप से जो कैलेंडर बनाएगा उसको निर्धारित करें, ये तो बात तो बताया गया था। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा दिए थे, नहीं, आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षा वर्ष 14 वर्ष से नहीं, आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत में किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? बताइए कि किस कार्य के लिए लगाया नहीं जा सकता है? निगेटिव पूछ रहे हैं, तो 10 वर्ष में होने वाले जनगणना में लगाया जाता है। आपदा राहत कार्य के लिए उनको लगाया जाता है। चुनावी संबंधित कार्य के लिए उनको लगाया जाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए नहीं लगाया जाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए ये टीचर को काम नहीं दिया गया है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। शिक्षा का अधिकार 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे जो है प्रति सप्ताह कितना निर्धारित किया गया है? लेकिन एक अध्यापक को जो है सप्ताह में कितना घंटा काम का निर्धारित किया गया है? एक टीचर जो है सप्ताह में कितना घंटा पढ़ाएगा, ये जो है बताया गया है। चलिए बताते हैं। ये 40 घंटा, ये 45 घंटा। 45 घंटा दोस्तों, एक सप्ताह में जो है 45 घंटा आपको टीचर पढ़ाएगा। एक सप्ताह में 45 घंटा का उसका क्लास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए? बताइएगा। शिक्षक का जो है वो एक दायित्व बताना है, कौन सा दायित्व को पूरा करना है? विद्यालय में नियम के रूप से समय पर उपस्थित हो जाना चाहिए, सही बात है। समय पर जो उपस्थित होना चाहिए अध्यापक को। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा कराना चाहिए, पाठ्यक्रम जो दिया गया उसको पूरा कराना चाहिए। और संपूर्ण पाठ्यक्रम को आधारित समय पर पूरा कर देना, निर्धारित समय पर उसको पूरा कर देना। उपयुक्त में से सभी यह गुण अध्यापक का होना चाहिए, यानी टीचर का होना चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, तब विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा? यानी 200 बच्चा पूछ रहा है, 200 से अधिक जो है कक्षा 1 से लेकर आपको 5 तक के बच्चे हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा? 40 होगा। विद्यार्थियों का अनुपात में हो जाएगा क्या? 40 का अनुपात में होना चाहिए। कितने का अनुपात होना चाहिए? 40 पर। 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। कितने बच्चों पर? 40 बच्चों पर एक टीचर का विद्यार्थी को होना अनिवार्य किया गया है। 40 टीचर पर एक विद्यार्थियों का अनुपात होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के संविधान में किसने यह निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो सभी बच्चों के लिए है।
यानी 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, यहाँ पर देखिए याद रखिएगा 14 वर्ष तक ले, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष, यहाँ पर क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको दे दिया है कि आप मारिए सभी बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको बहुत ही सेंस आपको डाउट में रख दिया है कि बच्चा लोग को समझ पाएगा नहीं। आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को शिक्षा देने के लिए बात किया गया है। आर्टिकल 21 के 1 में बताया गया शिक्षा का अधिकार लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चों के लिए। आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं पूछ रहा है, निगेटिव पूछा गया। ये जो है आपको 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, यही आपको गलत दिया गया। बच्चों को नियमित उपस्थित के लिए जो है आपको शिक्षा का, लेकिन इसमें से 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। आगे क्वेश्चन पर आइए। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के लिए लागू किया गया है। कितने वर्षों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए लागू किया गया, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी न आए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ें। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? विशेष पाठ्यक्रम को लागू करने पर जोर नहीं देना है दोस्तों, विशेष शिक्षण लागू करने पर जोर देना है। सही बात है, विशेष जो है ट्रेनिंग लागू करने पर जोर देना है। विशेष जो है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण लागू होने पर जोर देना है। अलग से विद्यालय खोलना की बात नहीं होनी चाहिए, अलग से शैक्षणिक की बात नहीं होना चाहिए। उसको जो विशेष रूप से ट्रेनिंग देना चाहिए, विशेष रूप से उसको ट्रेनिंग प्रशिक्षित करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आइए कि भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल में जो है बताइए कौन सा आर्टिकल में जो है 6 से 14 वर्ष को जो निःशुल्क शिक्षा मिल रहा है? तो आर्टिकल 21 के 1 के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए दोस्तों? विशेष जो है पढ़ाना चाहिए। इसमें क्या पढ़ाना चाहिए? व्यवसायिक शिक्षा पर नहीं होना चाहिए, घर का माता पिता को देखभाल ये भी नहीं, खास तौर पर उन्हें विद्यालय विशेष के लिए विद्यालय के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन गलत हो गया। अब बात करते हैं इसमें से सही जवाब दोस्तों होगा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, और यही जो है सही जवाब होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आइए। 97 नंबर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शिक्षा का अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? अनिवार्य शब्द का पूछ रहा है, क्या अर्थ है? अनिवार्य शब्द का पूछ रहा है क्या है? बात करते हैं। अनिवार्य शब्द का अर्थ पूछा गया उचित सरकारी दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की जो है पूर्णता को सुनिश्चित कराएगी। यही आपको अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया। उचित सरकारी दाखिला और उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। आपको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यही अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पर दिया गया अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है उचित सरकारी दाखिला और उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की जो है पूर्णता को सुनिश्चित कराएगी। आपको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है आयु के अनुसार अधिक समझाती होती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय होती है। अप्रभावित और क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा के औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। क्या नहीं करता है दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन ले रहा है। तो यहाँ पर बी नंबर दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है क्रियान्वयन के बाद कक्षा का जो होता है आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। आयु के अनुसार जो है सही बात है, आपको 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ले रहा है आयु के अनुसार अधिक समझाती है। आयु के अनुसार कैसे अधिक समझाती है, ये बातें आप याद रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह प्रति समय बताने के कुल समय में कितना कार्य अवधि बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा गया प्राथमिक जो है विद्यालय में टीचर की सप्ताह में कितना घंटा पढ़ाएगा? तो 45 घंटा पढ़ाएगा। कितना घंटा? 45 घंटा पढ़ाएगा।
आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2010 में लागू किया गया था, 2009 में आया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले आइए टॉपिक पर बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षा शास्त्रियों के विचार। बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षा शास्त्रियों के विचार पर प्राकृतिकवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होता है। प्राकृतिकवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होता है, क्या होता है? अध्यापक नहीं, बाल केंद्रित होता है दोस्तों, बाल केंद्रित होता है। और प्राकृतिकवाद का प्रमुख चिंतक जो रूसो है, प्राकृतिकवाद का चिंतक किसको माना गया? रूसो को माना गया है, रूसो। और इनके द्वारा जो है शिक्षा को जो है मुख्य रूप से बाल केंद्रित होता है। बालक को शिक्षा का केंद्र मानकर शिक्षा देना चाहिए। बालक को जो है शिक्षा को केंद्र मानकर शिक्षा देना चाहिए, जिसके समर्थन जो थे, चिंतक जो थे, रूसो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम का बल दिया था? यानी बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? नृत्य कला गलत हो गया, पुस्तकालय कला बिल्कुल गलत हो गया, संगीत कला हो गया गलत। हस्तकला केंद्र पर गांधी जी ने आपको हस्तकला केंद्रित शिक्षा देने के लिए गांधी जी ने इस पर बात किया हुआ था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारियां याद रखेंगे। बेसिक से शिक्षा हेतु गांधी जी के द्वारा वर्धा कमीशन का निर्माण किया गया, जिनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वर्धा कमीशन की अध्यक्षता का निर्धारण जो कर रहे थे जाकिर हुसैन के द्वारा की गई, और इस कमीशन में हस्तकला में दी गई शिक्षा को सुझाव दिया गया था। गांधी जी के कहने पर कौशल के रूप में शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार जो है पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया। ये जो है याद रखेंगे, हस्तकला जो है वर्धा अधिनियम, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बेसिक शिक्षा की जो है बात किया होता गांधी जी ने किया था, जिसे हस्तकला की बात किए थे गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी विद्यार्थी बनने में सक्षम बनने हेतु शिक्षक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे भूमिका होती है? विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को सीखना है कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करेंगे। तो इस प्रकार जो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है? तो बताइए कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक का है? तो ये आपको हो जाएगा जॉन डीबी का है। बाल केंद्रित शिक्षा, याद रखें, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक का? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन पूछ रहा है, समर्थन पूछेगा तो आपको जॉन डीबी का है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था, जॉन डीबी ने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन जॉन डीबी के अनुसार समुचित है? तो बताइए। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विद्यालय को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए सक्षम होना चाहिए, आपको प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में आता है। जॉन डीबी के द्वारा जो है समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण बताएंगे। जॉन डीबी के जो है लैब विधि का उदाहरण पूछ रहा है, क्या होगा? पब्लिक विद्यालय हो गया, फैक्ट्री विधि हो गया, समान विधि, या प्रगतिशील शिक्षा। लैब विधि हो गया प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में, प्रगतिशील विद्यालय के अंतर्गत में आएगा। डी नंबर ऑप्शन हो गया। लैब विधि क्या होता है दोस्तों? तो लैब विधि जॉन डीबी के द्वारा समानार्थी लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। इसके अनुसार इस तरह के विद्यालय में प्रयोग के द्वारा, चलचित्र के द्वारा, लैब के माध्यम से भविष्य के लिए शिक्षक को तैयार करना ही आपको लैब विद्यालय होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसको माना गया है? तो बताइए कि किस प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसको बोला गया? तो जॉन डीबी साहब को माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा के जनक, यानी फादर जॉन डीबी को माना जाता है। और इनका कहाँ के वैज्ञानिक थे? आपको अमेरिका के वैज्ञानिक थे दोस्तों, आपको अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनकी अवधारणा शिक्षा एकमात्र उद्देश्य जो है बालक की शक्तियों का विकास करना है। शिक्षा जो है उद्देश्य जो है बालक की शक्तियों को विकास करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा कर सके, ये आपको जॉन डीबी ने बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा का जनक बोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा और अध्यापक की भूमिका क्या होती है?
जब शिक्षक को विद्यार्थी यानी स्टूडेंट और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी निश्चित हो जाता है कि वह सीखने के लिए किसी भी तरह के प्रयास को बंद नहीं करेगा, सीखेगा। उसको उत्साह भंग कर देगा और उस पर दबाव आएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है दोस्तों। अगले बात करते हैं, किसी रूप में प्रभावित नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित हो जाएगा, यानी माने कि आपको बोलेंगे कि हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या करोगे? उत्सुक हो जाओगे और सीखने के लिए तैयार हो गए। यही सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित करते रहना है। टीचर को क्या है, सीखने और उत्सुकता उसको बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? वह विशिष्ट संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, गलत हो जाएगा। वह विद्यार्थियों के बीच में संस्कृति विभिन्नताओं तथा विभिन्नता की अनदेखी करना चाहिए, गलत हो गया। यह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृति का सम्मान करनी है और उसे महत्व देना है। वह सभी विद्यार्थियों के बीच में तुलना करना, यह गलत हो जाएगा। आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात होगा, सी नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय एकल अभिभावक वाले बच्चे पढ़ते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ते समय क्या करना चाहिए दोस्तों? इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसे बातें जो एकल व्यवहार को वाला जो होते हैं, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सही बात है, उसको कभी फीलिंग नहीं हो और उसको एजुकेशन दिया जा सके। 111 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें क्या होती है? बात करते हैं भूमिका ज्ञान, मान के शिक्षक की भूमिका ज्ञान के लिए उसे प्रस्तुत करना और विद्यार्थियों का मानक दे दिया तो काटिए इसको। शिक्षक को मार्गदर्शन और विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना, यही बिल्कुल सही है। टीचर का गुण यही होना चाहिए, बाल केंद्रित में यही गुण होता है। दिख रहा है यहाँ पर नियंत्रण की बात किया गया, व्यवहार की बात किया गया, ये काट दीजिए। व्यवहार की बात कर रहे हैं, इसका निर्धारण कर देना, तरीकों का निर्धारण करना, उपयुक्त से पुरस्कार करना, ये सब चीज निगेटिव सेंस हो गया। इस तरह भी छांटने का प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, एक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेंगे। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी? अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंक के मुकाबला करेगी, ये गलत हो गया। बात करते हैं क्या, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना और बाद में विद्यार्थियों को उनकी सजगता के लिए आकलन करना। चलिए आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। तो आकलन नहीं करना है, नंबर के लिए प्रोत्साहन नहीं करना है, दिशा निर्देशित देना, ये प्रदर्शन दिशा निर्देशित करना, ये भी कट गया। और इस प्रकार की पद्धतियों का नियोजित करना जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं अधिगम के लिए पहल करने के लिए उत्साहित हो जाए, यानी कि स्वयं सीखने के लिए उत्साहित होना चाहिए, यही आपको टीचर का गुण होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण क्या है? एक प्रभावशाली जो है अध्यापिका होने के लिए क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों के उत्तर लिखने पर बल देना चाहिए, ये गलत हो गया। समूह गतिविधियों का व्यक्तिगत के बजाय ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत हो गया दोस्तों। विद्यार्थियों की तरफ प्रश्न पूछने पर अनदेखा करना चाहिए, ये गलत हो गया। ये प्रभावशाली टीचर का गुण होता है प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना, यही अच्छे एक अध्यापक का गुण होता है। 14 नंबर 114 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी माध्यमिक विद्यालय की कक्षा रूम में शिक्षा की भूमिका का सर्वोच्च उचित वर्णन करता है? तो बताएंगे कि एक माध्यमिक विद्यालय में जो है शिक्षा की भूमिका का क्लासरूम में उचित वर्णन करता है। बात करते हैं टीचर का हो जाएगा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात बता रहा है। प्रथम स्थान विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा की बात करें, प्रतिस्पर्धा निगेटिव सेंस हो गया।
बहुपरिक्षेपी की बात कर रहे हैं उसे, ये भी आपको बहुआमी की बात कर रहे हैं, ये भी काटो इसको। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रोजेक्टर का उपयोग करना, ये भी गलत हो जाएगा। ये आपको टीचर की भूमिका क्या होना चाहिए, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों की भोली अवधारणाओं को जाना जाता है। भोली अवधारणाओं को जाना जाता है। कक्षा में पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या होता है। तो देखेंगे इसमें शिक्षण में रुकावट नहीं बनना है। हौसलों को प्रस्त करना, ये आपको निगेटिव हो गया। उद्देश्य को पूर्ति नहीं करना, ये भी निगेटिव हो गया। तो क्या होता है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में क्या करना, सहायता करना, ये आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रगतिशील शिक्षा की व्याख्यान में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराए अधिगम को सुगम बनाता है। क्या बनाता है, अधिगम को सुगम बनाता है। कैसे होगा, खोज को प्रोत्साहन देना, यही जो है अधिगम को आगे लर्निंग करता है। यह प्रगतिशील शिक्षा का अंतर्गत है। खोज को प्रोत्साहन देना, नियामक नहीं करना है, समावेशन को हतोत्साहित नहीं कीजिए, आवृत्ति को बढ़ावा देना, ये सब निगेटिव सेंस में हो गया। खोज को प्रोत्साहन करना, ये आपको प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में शामिल है। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस तरह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए विद्यार्थियों को याद कराना, ये निगेटिव हो गया। अंक ग्रेड की निगेटिव कर दिए। सक्रिय, देखिए यहाँ पर सहकार्य सहभागिता की बात करते हैं। विद्यार्थी के सहकारी सक्रिय जो है रूप से भागीदारी होनी चाहिए, आपको सी नंबर ऑप्शन हो गया। यहाँ पूछ रहा है कि कुशलता प्राप्त करना, अवधारणा को कुशलता, ये आपको निगेटिव सेंस में आ जाता है, यहाँ पर गलत हो गया। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों पर चलिए सही नहीं है। बच्चों को प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के द्वारा की गया कार्य करना, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ये आपको नहीं होता है। बच्चों को स्वीकृति होना चाहिए, अध्यापकों को सकारात्मक रूप होना चाहिए। ये जो है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है, बी नंबर है ना, बी नंबर ऑप्शन दिया गया। बी नंबर ऑप्शन क्या था दोस्तों, यहाँ पर हो गया, नहीं पूछा गया है, निगेटिव है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव, अध्यापकों के अनुसार कार्य करने, अध्यापकों के अनुसार कार्य करने, ये गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रभावी कक्षा में पूछ रहा है, एक प्रभावी कक्षा में क्या होगा। एक प्रभावी कक्षा में पूछ रहा है कि एक प्रभावी कक्षा में दोस्तों बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लगे, यही बिल्कुल सही बात है। शिक्षक उनकी प्रत्यय स्मरण योग्यता का आकलन यहाँ पर गलत हो गया। परीक्षा लेना यहाँ पर दे दिया, निगेटिव हो गया। मौखिक शारीरिक दंड यहाँ पर काट दीजिए। शिक्षक सम्मान नहीं करते हैं, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, यहाँ पर निगेटिव वाला बात आ गया। यहाँ पर तीनों निगेटिव हो गया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे भी आपको समझते चलना है, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। परिक्षेप में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो तालमेल बैठाना है, काटो। संप्रेषक या व्याख्यान करना, ये भी काटिए। सुगमकर्ता के रूप में, ये सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, ये सुगमकर्ता के रूप में, सुगमकर्ता के यहाँ पर निर्देशक रूप में नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्शन नहीं देना चाहिए बच्चों को। डायरेक्शन की बात यहाँ पर निगेटिव होता है, ये सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर सुगमता, निर्देशक नहीं मारिएगा, सुगमकर्ता आपको याद रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखेंगे ये आया हुआ था सबसे पहले 1968 में, 1986 में, 1993 में। तो चलिएगा, भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे। भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। डॉक्टर संपूर्णानंद जो दोस्तों, ये जो है भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए
अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत कब हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत पूछ रहा है 1988 में हुआ था। 1988 में जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत देश भर में पूर्ण साक्षरता प्राप्त हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। लक्ष्य रखा गया कि 2005 तक निरक्षरता का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाए। इसका उद्देश्य है निरक्षरों को साक्षर बनाना और औपचारिक जो है कक्षा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत में नहीं आता है। इसमें आपको उम्र जो बात किया गया 15 से लेकर 35 वर्ष के बीच में 1989 में अर्नाकुलम केरल में पूर्ण साक्षरता ने इस मिशन को आदर्श रूप से काम किया था 1989 में। और केरल पूर्ण रूप से साक्षर आपको राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा का निवेश कुल राष्ट्रीय आय का कितना % होना चाहिए? 1986 के द्वारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बताइए कितना राष्ट्रीय आय होना चाहिए? तो 6% का जीडीपी को होना चाहिए। 6% आपको खर्चा होने जानी चाहिए। यह सुझाव जो है 1964 में कोठारी आयोग के द्वारा भी किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको जो है उस समय जो किसके द्वारा लाया गया था? राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, जिसमें शिक्षा के लिए धन की कमी को पूरा करने के लिए जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। और यह सुझाव 1964 में कोठारी आयोग ने भी दिया था। ब्लैक बोर्ड जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? तो ये जो आया था दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था दोस्तों 1986 में आया था। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 के अंतर्गत में ब्लैक बोर्ड आया हुआ था। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होता है। इसको बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश एक सशक्त साधन है। रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करना, अनेकता में एकता की संकल्पना को प्रचार करना, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना, शिक्षा को भार से हल्का बनाना। बताइए कि सीबीएसई की परियोजना के कौन सी गतिविधि सशक्त साधन बनाता है? 26 का बात करते हैं। 26 का सी नंबर ऑप्शन ले रहा है। तो क्या है दोस्तों इसमें? सीबीएसई के द्वारा जो है प्रस्तावित से परियोजना जो गतिविधि जो क्या सामाजिक भागीदारी सुगम बनाना ये बनाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। 127 में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य को चर्चा करता है। बताइए कि कौन सा आर्टिकल जो है मूल कर्तव्य की जानकारी बताता है? आर्टिकल 51 बताता है मूल कर्तव्य। आर्टिकल 51 के को ये बताता है जिसको को या बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मानक कौन निर्धारित करता है? मानक कौन निर्धारित करता है? एनसीईआरटी के और राष्ट्रीय अध्यापक के शिक्षा परिषद करता है। मानक जो है कौन शिक्षा में मानक कौन तय करता है? एनसीईआरटी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद करता है। ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा के परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत में 17 अगस्त 1995 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा जो है राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो ये कब प्रस्तुत की गई थी? तो राष्ट्रीय जो पाठ्याचार्य की रूपरेखा को कब प्रस्तुत 2005 में किया गया था। 2005 में। इसमें जो दोस्तों याद रखेंगे इसमें कौन सा सिद्धांत जो है 2005 में जो है पाठ्याचार्य में है रूपरेखा तैयार किया गया था। सिद्धांत बताना है। ज्ञान को स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ने का प्रयास करिए। पढ़ाई को रटंत विद्या को खत्म मुक्त कराइए। पाठ्याचार्य पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर आपको बाल केंद्रित कीजिए।
कक्षा कक्ष यानी कक्षा रूम में गतिविधियों को जोड़िए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था भाव विद्यार्थी को तैयार कीजिए। ये आपको एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था, राष्ट्रीय भावना की बात किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित में से मूल्य में से किसको स्वीकार किया है? तो सफाई और सच्चाई पर, श्रम और समानता और सहयोगिता पर, उपयुक्त में से सभी को स्वीकार किया है। श्रम, सफाई, सच्चाई, समानता और सहयोग की बातें बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 131 नंबर है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम करने का प्रमुख कारण क्या था? समाज विस्तार था, रोजगार को वृद्धि करना था, नामांकन संख्या बढ़ाना। यही बात है। मिड डे मील की योजना किस लिए शुरू किया था? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। ये आपको मिड डे मील का आपको 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। और बच्चों के पोषण में सुधार करना था, विद्यालय में नामांकन को संख्या बढ़ाना था। ग्रीष्म अवकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का उपयोग करता है? किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग करता है दोस्तों? तो ये पाठ्य पुस्तक के निर्माण में, विषय निर्धारण में था, विद्यालय संगठन में, वित्तीय सहायता में, ये आपको पाठ्य पुस्तक के निर्माण में एनसीईआरटी अपना योगदान निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा आर्टिकल जो है बताएंगे, कौन सा आर्टिकल कहता है धर्म भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों में अपना दाखिला या एडमिशन करा सकते हैं? वो बताएंगे। अल्पसंख्यक जो है कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करके दाखिला संस्थान में दाखिला आप करा लेंगे? आर्टिकल 30 के 1 में है। आर्टिकल 30 के 1 में जो है अपना जो है शिक्षण संस्थान को तय कर सकते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सी एजेंसी जो है भारत में स्कूली शिक्षा के लिए जो है पाठ्य कार्यक्रम जो है रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जो है याद रखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टीचिंग। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है क्या? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसका गठन पूछेगा तो दोस्तों 1 सितंबर को किया गया था। 1 सितंबर 1961 में, 1 सितंबर 1961 में किया गया है। और यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वायत्ता शासित संस्था के रूप में काम करता है। सीबीएसई के द्वारा जो प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधियां डैश का एक साधन प्रधान है, सशक्त साधन है, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार करने में। चलिए अगले जो है ऑप्शन पर बात करते हैं। अगला जो है सामाजिक जो भागीदारी को सुगमता बनाने में, यही आपको बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीईआरटी का पूरा नाम पूछ रहा है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई होगा। एनसीईआरटी का नहीं पूछ रहा है, एनसीटीई तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होता है, एनसीटीई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पाठ्याचार्य का निर्माण कौन करेगा? कक्षा 1 से लेकर 8 तक उसका पाठ्य पुस्तक को कौन तैयार करता है? एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के संस्था का समूह गतिविधियों की संतुष्टि करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। क्या विचार हो सकता है दोस्तों ऐसे करने के लिए? ऐसे विचार हो सकता है व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं को उभारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। यही बात बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार से दोस्तों यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये टॉपिक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आप तक ये पहुंचा दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।